हाँ जी। नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर अपन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज की यूनिट जो कि 7 नंबर की, जिसके अंदर जो भू आकृतियाँ पढ़ रहे थे अपन, जिसके अंदर प्रवाहित जल या नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, सागर की स्थलाकृतियाँ, सागर की आज पढ़ेंगे अपन हिमनद और भौम जल जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उनसे संबंधित स्थलाकृतियाँ डिस्कस की थी। आज की जो बची हुई स्थलाकृतियाँ, जैसे सागर से निर्मित स्थलाकृतियाँ और पवन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो चीज़ें दे रखी वो भू आकृतियाँ, ठीक है, इसके अंदर बची हुई है अपने तो एक तो समुद्री धारा अथवा तरंग से निर्मित, ठीक है, और एक बची है पवन से निर्मित। बहुत ही मस्ट यूनिट है ये। अधिक से अधिक क्वेश्चन बनने के चांस इसी यूनिट से हैं भौतिक भूगोल के अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं समुद्री जो स्थलाकृतियाँ हैं, इसके अंदर इस जो अपरदन से निर्मित, ठीक है, समुद्री जल है वो ज्वार भाटा या कोई समुद्री जो समुद्र की आंतरिक गतिविधियां हैं उनके कारण हलचल होती रहती है, और एक धारा के रूप में तथा तरंग के रूप में जल है वो तटवर्ती जो क्षेत्र है उनसे तटवर्ती भाग के अंदर अत्यधिक मात्रा में बल से वो टकराता है, उससे अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनके घर्षण से या उन पर प्रतिबल लगाने से, स्ट्रेस से, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं। जैसे ये समुद्री किनारा है, ठीक है, ये जलीय भाग है और ये स्थल का भाग है, ठीक है। इस प्रकार जल और स्थलीय भाग जो तटवर्ती क्षेत्र है सबसे अधिक प्रभावित जो भाग है तटवर्ती भाग, और ये एक गतिशील, एक तरीके से देखा सबसे अधिक गतिशील अवस्था में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर होता है। जितनी भी स्थलाकृतियाँ उसमें सबसे गतिशील जो कारक है वो समुद्री जल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, जिस प्रकार ये जब तट से जल टकराता है तो यहाँ की जो कोमल चट्टान होती है, ठीक है, वो यहाँ से टूट जाती है, ठीक है, और इस प्रकार के कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी कि ये जो कमजोर भाग टूट गया लेकिन जो कठोर भाग था वो इस प्रकार क्लिप के रूप में, ठीक है, क्लिप के रूप में, उसको भूगोल की भाषा में बोलते हैं भृगु, ठीक है, भृगु का निर्माण हो जाता है। सबसे पहली आकृति देखते हैं, भृगु है, और ये जो जो क्षेत्र है जो अपरदित हो गया है ये इसको बोलते हैं खांच। क्या बोलते हैं? खांच या होच। एक एज ए होल की तरह ये बन जाता है। तो इसके प्रकार अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है भृगु किस प्रकार की स्थलाकृति है, तो ये सागरीय जल या धाराओं से या समुद्री जल से निर्मित स्थलाकृति है, और वो किस प्रकार की है? अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। जैसे ये खांच बन गई और इस प्रकार से ये बहुत अधिक गहरी होने के कारण गुफाओं का रूप, ठीक है, गुफाएं या कंदराएं बोलते हैं उसको। खांच यानी आंतरिक भाग जब गहरा हो जाता है तो वो कंदराओं का रूप धारण कर लेते हैं, या एज ए गुफा बन जाती है, गुफाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है, कंदराएं या गुफाएं हैं। फिर एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अधिक जो गहराई के अंदर चली जाती है, या आगे जो धरती का भाग है, सॉरी, स्थल मंडल का, उसके अंदर चले जाने के कारण ये जब भाग है, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और कमजोर होकर के टूट करके इधर नीचे गिर जाता है, ठीक है, और टेबल नुमा स्थलाकृति बन जाती है। किस प्रकार की? टेबल नुमा, यानी कि उसको बोलते हैं तरंग घर्षित चबूतरा, तरंग घर्षित चबूतरे का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार? वही क्लिप के नीचे का भाग अपरदित हो जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जो बचा हुआ भाग है ये टूट करके नीचे गिर जाता है, या फिर या उसकी तली में जम जाता है, और तली में जमे हुए भाग को क्या बोलते हैं?
तरंग घर्षित जो चबूतरा है या एक प्रकार का सपाट जो पेनीप्लेन बन जाता है, मैदानी भाग बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जब अनेक प्रकार की इस आकृति, जैसे आप अब, ठीक है, जैसे ये भाग है और इस प्रकार से ये टूट करके नीचे गिरा तो यहाँ ये तरंग घर्षित चबूतरे का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ऐसे वेदिकाओं के रूप में, ठीक है, वेदिकाओं के रूप में निर्मित हो जाती शिलाकृतियां, तो उनको बोलते हैं तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग घर्षित वेदिकाएं, ट्रेंसेज, ट्रेंसेज या वेदिकाएं। वेदिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा कि तरंग घर्षित जो मैदान है, उससे पहले वो आकृति है भृगु, यह खांच के रूप में होती है, ठीक है, जो गुफा का रूप धारण कर लेती है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो प्लेट भारी हो जाने से नीचे गिर जाती है और नीचे एक तल के भाग में आकर के जम जाती है, तो चबूतरे नुमा शिलाकृति का निर्माण होता है, ठीक है, और वो तरंग घर्षित चबूतरा कहलाता है। और ऐसी बहुत सारी शिलाकृतियां, जब ऐसे बहुत सारी चट्टानें या प्लेटें आकर के एक दूसरे के ऊपर जमती जाती है तो उसका निर्माण होता है वेदिकाओं का, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए या फिर एक खड़ा स्तंभ के रूप में, ठीक है, स्तंभ के रूप में इस प्रकार निर्माण हो जाए और यहाँ का जो, जैसे ये वाला भाग है यहाँ टूट गया, यहाँ कोई शिलाकृति बन गई और यहाँ से ये अपरदित होकर के ये वाला भाग जो कठोर भाग था ये ऐसे खड़े, ये स्तंभ के रूप में खड़ा रह गया, उसको बोलते हैं स्टेक, ठीक है, स्टेक। तो अपर्दन से निर्मित कितनी प्रकार की शिलाकृति पट्टी देख लीजिए। भृगु है, ठीक है, भृगु के ठीक नीचे वाला जो अपरदित भाग है वो खांच है और ये खांच जब बड़ी होती है तो कंदराओं का आकार लेती है, कंदराएं हैं, और ये खांच या कंदराएं, इसके ऊपर की क्लिप है वो टूट जाती है तो तरंग घर्षित जो चबूतरा है उसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये बहुत सारी तरंग घर्षित चबूतरे एक सीरियल के रूप में होते हैं, तो किसका निर्माण होता है, वेदिकाओं का, वेदिकाएं हैं, ठीक है। या फिर एक स्तंभ के रूप में, शिलाकृति का जो स्तंभीय रूप है एज ए, ठीक है, वहाँ के ठीक स्थल खंड की ओर का जो भाग है वो अपरदित होकर के समुद्र के और स्थल खंड के बीच में जल भर गया है और एक खड़ा स्तंभ के रूप में कोई शिलाकृति का निर्माण हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेक। क्या बोलते हैं, स्टेक। तो देख लीजिए, अपरदन से निर्मित भृगु है यानी क्लिप है, ओच या खांच है, कंदराएं या गुफाएं हैं, तरंग घर्षित चबूतरा है, वेदिकाएं हैं और स्टेक है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। अपरदन से निर्मित कौन सी अपरदित शिलाकृतियां, समुद्री धाराओं से जो स्थलखंड का भाग है वो अपरदित होता है, उनसे निर्मित शिलाकृतियां, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ये जो भाग है ये एक तरीके से देखा जाए तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है यानी कि उच्च जो क्षेत्र है, ठीक है, समुद्र के या स्थल मंडल के बीच का जो उच्च क्षेत्र है वहां से चीजें अपरदित होती है और निम्न क्षेत्र में जाकर के निक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो ये ऊंचे क्षेत्रों से निर्मित है, स्थल मंडल के उच्च क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र से निर्मित या उस उच्च प्रदेश के जो शिलाकृतियां स्थल मंडल का रूप है उनका अपरदन होता है, ठीक है। और निम्न क्षेत्रों में क्या होता है, निक्षेपण। तो अगला ये अपन देखते हैं निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियां। निक्षेपण, निक्षेपित शिलाकृतियां, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो आप यूं समझ लीजिए ये स्थल और जल मंडल के तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से कोई चीज अपरदित होगी तो वो समुद्री धाराएं जब जैसे अंदर की ओर जाती है, ठीक है, या जल का जो स्तर है वो नीचे की ओर उतराव की ओर होता है, तो अपने साथ ये कंकड़ और पत्थर है वो अपने साथ ला करके या निक्षेपित कर देती है। यहाँ क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है। निक्षेपित करती है तो उसको अपन बोलते हैं बीच या पुलीन। क्या बोलते हैं, पुलीन। अपन जो भी तटवर्ती शहर है भारत के या विश्व में जितने भी, उनको
अपन बोलते हैं बीच पर घूमने गए, या तो इसको पुलिन बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बीच। ठीक है, पुलिन यानी कि जो अपर्तन का भाग है तट के ठीक पास के अंदर निक्षेपित कर दिया जाता है, और वो जो इस प्रकार का जो रोधिका के रूप में, और जो समुद्र का सतह, समुद्र की जल स्तर है उनसे ठीक ऊपर उठा हुआ भाग होता है। ठीक है, यानी कि तट के ठीक पास में निक्षेपित पदार्थ जो कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको क्या बोलते हैं? पुलिन बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जैसे आप देखोगे, अगली एक स्थलाकृति का नाम लिखता हूं मैं, देखो। ठीक है, एक नंबर पे पुलिन है। इस प्रकार जैसे कि ये स्थल खंड है और ये जलीय भाग है। ठीक है, और जलीय भाग का ये जो स्थल खंड का या कुछ इस प्रकार की एक भूजीवा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, एक क्षितिज रूप में जल के अंदर एक ऊपर सतह के ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, जो कि कठोर चट्टान है और इसके ऊपर भी आसपास में निक्षेपित हो गई ये चीजें। ठीक है, निक्षेपित होने के कारण एक जीवा के रूप में या एक रेख की अवस्था में आगे जो समुद्र की ओर जो गया हुआ भाग है या विकसित भाग है वो है भूजीवा। उसको क्या बोलते हैं? भूजीवा। उसको भी बोलते हैं स्पिट। इंग्लिश में आपके शब्द आ सकता है स्पिट, स्पिट या भूजीवा। और यही जब निक्षेपित भाग है इस प्रकार का, ये किसी तरंग का जो दिशा तरंग की वो एक कर्व के रूप में घूम जाती है, या फिर यही निक्षेपित भाग कुछ इस प्रकार से निर्मित हो जाता है। ठीक है, आगे से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से क्या है? निक्षेपित भाग है। लेकिन स्पिट का या भूस्तंभ का जो भाग है आगे से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो उसको बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? ये एज ए कोई चीज वस्तु को खींचने का हुक जैसा प्रतीत हो रहा है, तो इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है? हुक। ठीक है, और ये हुक इस प्रकार की है, इधर से ही कोई स्प्लिट या हुक है वो आपस में आकर के मिल जाता है, और इस प्रकार के यू आकार का जो शेप है ये ले लिया, तो उसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। सबसे पहले कि निक्षेपित जो तट के ठीक पास में और जल स्तर से ऊपर उठा हुआ निक्षेपित भाग है उसको पुलिन या बीच बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक जीवा के रूप में या एक स्तंभ के रूप में जल के अंदर ऊपर उठा हुआ भाग है उसको स्पिट या भूजीवा बोलते हैं। और ठीक मुड़ा हुआ भाग है, मुड़ा हुआ आगे से प्रतीत होता है, तो उसको हुक बोलते हैं। और दो आपस में मुड़े हुए भाग मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल से दोनों जुड़े हुए भाग है, उनके दोनों जो किनारे आपस में जुड़े हुए हैं, बीच के अंदर जलीय भाग है, और इस प्रकार का जो स्थलाकृति है उसको क्या बोलते हैं? लूप। ठीक है, और यही कोई भूस्तंभ या टम्बलो प्रकार, ये जो हुक प्रकार की स्थलाकृति है, जैसे उसको ऐसे समझो, ये इस प्रकार की कोई स्थलाकृति निक्षेपित से बन गई, और यहाँ कोई द्वीपीय भाग है। ठीक है, और वो द्वीपीय भाग के बीच में रास्ते जैसा काम कर रहा है, क्योंकि ये निक्षेपित होकर के जम गया है लेकिन किसी द्वीपीय भाग से टच है। ठीक है, इससे स्पर्श है, तो ये द्वीपीय स्थल मंडल को किसी द्वीपीय भाग से जोड़ने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं टम्बोलो। क्या बोलते हैं? टम्बोलो। ठीक है, टम्बोलो। और ये तो होगी कुछ क्षितिज अवस्था में, मतलब उसके ठीक समकोण के रूप में। ठीक है, समकोण में स्थल मंडल से समुद्र की ओर जो विकसित रूप है वो हो गए। ठीक है, और अब इसके बाद अपन देखते हैं कुछ जैसे इस प्रकार के, ये समुद्र का जो तटवर्ती भाग है और यहाँ से निक्षेपित भाग है वो सागर के पास में ठीक थोड़े दूर जाकर के तट के समांतर जम जाते हैं। इस प्रकार जैसे ये अवरोध के रूप में हो गया, यहाँ का जल है, ये जल स्तर से ऊपर उठ गया, और ठीक इसके बाद ये जलीय भाग है और इधर भी जलीय भाग है, लेकिन तट से क्या है? थोड़ा दूर है। ठीक है, यानी कि अवरोध का काम करता है, तो इनको बोलते हैं रोधिका। क्या बोलते हैं? रोधिका। और ये तट से दूर है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अपतटीय रोधिका। अपतटीय रोधिका।
ठीक है। रोधिका अवरोधी, रोधिका का अर्थ होता है अवरोध, और तट से दूर है इसलिए अपतटीय रोधिका बोलते हैं। अपतटीय रोधिका की परिभाषा के रूप में या क्वेश्चन फॉर्म के रूप में आए तो तट के समांतर, तट से ठीक दूरी पर, थोड़ी दूरी पर कोई निक्षेपित पदार्थ से निर्मित स्थलाकृति है जो ऊपर उठी हुई है, उसको रोधिका बोलते हैं, और तट से दूर होने के कारण इसका नाम क्या है, अपतटीय रोधिका। ठीक है। और ये अपतटीय रोधिका जब आपस में, इनके किनारे आपस में मिल जाते हैं तटवर्ती क्षेत्र से, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो कोमल भाग था वो अपरदित होकर के यहाँ आकर के जमता रहा। ये तटीय भाग है, यहाँ से अपरदित पदार्थ यहाँ इस अपतट के भाग में जमता रहा और ये आपस में किनारे मिल गए। ठीक है, किनारे मिल गए तो समुद्री भाग है, इससे जो तटवर्ती भाग था, यहाँ का जो समुद्री जल था वो समुद्र की जल से विलग हो गया, यानी कि अलग हो गया, और अलग होने के कारण एक प्रकार की झील का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से निक्षेपित जो स्थलाकृतियों से बंद जो आकृति है उस झील का नाम है लेगून। किस प्रकार, और इसमें जो ये झील होती है ये किस प्रकार की झीलें होती है, लेगून झील होती है। ठीक है, तो लेगून झील वही अपतटीय जो रोधिकाएं हैं उनके किनारे स्थल मंडल से जुड़ जाते हैं, और जलीय भाग है, समुद्री जलीय भाग, वो समुद्र से अलग हो जाता है उस रोध के कारण, अवरोध के कारण, अपतटीय अवरोध के कारण, और किनारे आपस में मिले हुए, यानी कि वो समुद्र का जल है लेकिन समुद्र से अलग स्थल मंडल की स्थल मंडलीय भाग में दिखाई देता है, और इस प्रकार की जो स्थलाकृति है उसको लेगून बोलते हैं, और इस झील के जल को बोलते हैं लेगून झील। विश्व में वो अनेक प्रकार की झीलें हैं, भारत में भी जो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है या पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ इस प्रकार के लेगून देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपनी जो चिल्का झील है उड़ीसा की, विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील का उदाहरण है एक तरीके से चिल्का झील। ठीक है, ओडिशा, या फिर पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये लेगून प्रकार की स्थलाकृति और उनसे निर्मित जो झीलें हैं उनको लेगून झील बोलते हैं। भारत के अंदर चिल्का झील है जो ओडिशा की, और पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश की है, पुलिकट, ये इस प्रकार की किस झीलें हैं जिसको कौन सी झीलें बोलते हैं, लेगून झील। ठीक है, पश्चिमी जो तटवर्ती क्षेत्र है, अपन भारत का भूगोल का जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें और देखेंगे, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है जो दक्षिणी भाग है केरल का, वहाँ इस प्रकार की झीलों को कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। ठीक है, कयाल के बहुत सारे एग्जाम्पल झीलों के रूप में अपन पढ़ेंगे। अपन देख रहे थे निक्षेपित स्थलाकृतियाँ, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि उसके ठीक पास में जो निक्षेपित, तट के जस्ट पास में निक्षेपित जो स्थल मंडल जल स्तर से ऊपर उठा हुआ भाग उसको पुलिन या बीच बोलते हैं। ठीक है, एक स्तंभ के रूप में निकला हुआ भाग है वो जीवा या स्पिट बोलते हैं, उसका आगे मुड़ा हुआ भाग हुक है, और हुक दोनों आपस में स्थल मंडल से जुड़ जाते हैं तो उसको लूप बोलते हैं। ठीक है, और वैसा ही या भूजीवा या स्तंभ का रूप है, वो किसी द्वीप से मिला हुआ होता है रास्ते के रूप में, तो उसको टम्बोलो बोलते हैं। एक बार तट से ठीक थोड़ी दूरी पर स्थित निक्षेपित पदार्थ है उसको रोधिका बोलते हैं, इसलिए उसका नाम अपतटीय रोधिकाएं हैं। अपतटीय रोधिकाएं जब स्थल मंडल से जुड़ जाती है और सागरीय जल को सागर से अलग स्थल मंडल के रूप में दिखाई देता है तो उस प्रकार की स्थलाकृति को लेगून स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियां अपन ने पढ़ी, ये कौन सी स्थलाकृतियां थी, निक्षेपित या समुद्री जल से निक्षेपित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। सबसे पहले याद रखना पुलिन है, ठीक है, जीवा है, जीवा का ही मुड़ा हुआ भाग हुक है, हुक आपस में मिल जाते हैं तो लूप बन जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी द्वीपीय भाग से जो स्पर्श करता है या टच करता है या आपस में जोड़ता है इस स्थल मंडल और द्वीपीय भाग को, उसको टम्बोलो बोलते हैं। तट से ठीक दूरी पर निक्षेपित जो समांतर, तट के समांतर जम जाता है उसको अपतटीय रोधिका बोलते हैं। ठीक है, इनके स्थल मंडल से जुड़े हुए भाग है जो सागर के रूप में सागरीय जल को सागर से अलग कर देते हैं, उसको लेगून बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्थलाकृतियां थी, कुछ पहले पढ़ी जो कि निक्षेप अपरदित प्रकार की थी, भृगु है, खांच है, कंदराएं हैं, ठीक है, वेदिकाएं हैं, या तरंग घर्षित जो चबूतरे या प्लेटफॉर्म के रूप में प्लेटें हैं। ठीक है, तो वो थी अपरदित प्रकार की, और ये इस जो भी स्थलाकृतियां हैं वो है निक्षेपित प्रकार की। आगे देखते हैं अपन पवन से। ठीक है,
पवन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो पवनों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो एक तो गर्म प्रदेश है वहाँ पर ऐसी प्रकार की, और वो भी कहाँ, उष्ण और उपोष्ण जो कटिबंधीय भाग है, और वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क प्रकार की। शुष्क प्रकार की जलवायु होने के कारण वहाँ आर्द्रता की कमी है, इसलिए वो शुष्क है, और वहाँ अधिक तापमान के कारण दाब है वो बहुत ही निम्न है, इसलिए वहाँ जो पवनों का वेग है वो अधिक है। पवनों का क्या है, वेग अधिक है। वेग अधिक होने के कारण अपक्षय के बाद जितने भी चट्टान का छोटा छोटा रूप है या धूल के कण हैं वो पवन के साथ उड़ने शुरू हो जाते हैं, और किसी स्थान से वो अपरदित करते हैं, किसी स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों पढ़ेंगे और निक्षेपण प्रकार की स्थलाकृतियां। सबसे पहले देखते हैं अपर्दन निर्मित स्थलाकृतियां किससे अपरदित है, पवन से अपरदित है। ठीक है, पवन से अपरदित स्थलाकृतियां। सबसे पहले देखते हैं जैसे कोई पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग के ठीक तली के अंदर ये अपर्दन है, अपरदित हो गया, अपरदित भाग है, लेकिन ये कठोर भाग होने के कारण इस प्रकार टेबल नुमा स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये तली के अंदर है। ठीक है, गिरी पर्वत जो पर्वतीय भाग है इसके ठीक तली के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं, पेडिमेंट प्रकार का। एज ए पठारी भाग की तरह प्रतीत होता है, लेकिन पवनों से अपरदित होता है और गिरी के ठीक पाद के अंदर स्थित, उसकी तली के अंदर स्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेडिमेंट। और पेडिमेंट से ही जो स्थलाकृति बनती है वो होती है पेडिप्लेन। क्या कहलाती है, पेडिप्लेन। ये शब्द है ज्योग्राफी के प्रॉपर जो टर्म है, ठीक है, लैटिन शब्द है या जो जर्मनी भाषा के शब्द है कुछ है। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये किससे निर्मित स्थलाकृतियां हैं, तो ये पवनों से अपरदित प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तली के अंदर जो बचा हुआ भाग वो पेडिमेंट है, और पेडिमेंट से ही जो ये मैदान का रूप होता है या समतल सतह के रूप में निर्मित हो जाता है उसको पेडी प्लेन बोलते हैं। लेकिन कुछ कठोर भाग है जो कि अपरदित नहीं होने के कारण स्तंभ के रूप में इस प्रकार दिखते हैं, तो उनको बोलते हैं इंसेलबर्ग। क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। एज इट इज, ऐसा कैसा दे रखा है, ऐसी के ऐसी शब्दावलियाँ, और ये की ये डेफिनेशन दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, और आप क्वेश्चन बैंक पुराने जितने भी उठा करके देखोगे तो उसमें एज इट इज उनकी डेफिनेशन और नीचे वो के वो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो जो गिरी या पर्वतीय के तलीय भाग है उसके अंदर जो समतल सतह वाला पठारी रूप में भाग दिखता है उसको पेडिमेंट बोलते हैं, और मैदानी भाग को पेडिप्लेन बोलते हैं। और कुछ अनअपरदित भाग है जो अपरदित नहीं हुआ है और स्तंभ के रूप में अपने को देखने को मिलता है, तो वो उनको इंसेलबर्ग बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थल अपन रेतीले मरुस्थल के रूप में समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मरुस्थल पर्वतीय जो पठारी भाग या चट्टानी प्रकार के भी मरुस्थल हो सकते हैं। ठीक है, अपना जो थार का मरुस्थल है वो रेतीले प्रकार का मरुस्थल है। कुछ ऐसे मरुस्थल है जो कि पठारी या चट्टानी भाग और रेतीले दोनों मिक्स प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल भी एक टर्म है एक तरीके से देखी जाए तो, जिसके अंदर होता है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ठीक है, 25 दे रखा या 50 सेंटीमीटर समझ सकते हो आप, उससे कम वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, और जो वाष्पोर्जन क्षमता है, जो वर्षा की मात्रा, उसको वर्षण की मात्रा है जो प्राप्त करने की अपेक्षा उनकी बजाय अधिक उनकी क्या हो, वाष्पोर्जन शक्ति, यानी कि जल प्राप्त करने की बजाय वो वाष्पोर्जन शक्ति है वो बहुत अधिक हो, या वाष्पोर्जन की जो मात्रा है वो अधिक हो, और वार्षिक वर्षा कितनी हो, 25 सेंटीमीटर से भी कम। ऐसे जो स्थल मंडल है या कोई जलवायु प्रदेश है तो वो मरुस्थली प्रदेश है। किस प्रकार के, तो मरुस्थली प्रदेश। ठीक है, लेकिन ये चट्टानी मरुस्थल के अंदर ऐसे अपने देखने को मिलता है। अपन जो भौतिक भूगोल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अपने राजस्थान या भारत के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल के संदर्भ में है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं ठीक है, और कोई प्लेन, जैसे ये प्लेन भाग है या ठीक थोड़ा तरंग रूप में ऐसी सतह वाला भाग है, और वहाँ से जो पवन है वो अपने वेग के साथ जो कण है रेत के वो उड़ा करके लेके जाती है और कुछ इस प्रकार की बेसिन का निर्माण करती है।
ठीक है, और ये वाला भाग है वो अपरदित हो गया है, ठीक है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में या ऊपर उठे हुए भाग, इसको ऐसे समझो कि ऊपर उठे हुए भाग है, उसके बीच के क्षेत्र का जो अपवहन गति के कारण, यानी कि क्षितिज पवन है, वो तीव्र गति से अपरदित करके वहाँ की जो चट्टान थी या वहाँ की जो रेत थी वो उड़ा करके कहीं अन्य स्थान पर ले गई, और यहाँ का जो ये निम्न भाग बन गया, निम्न भाग, या जो पास के अंदर जो कठोर चट्टानें हैं, कठोर चट्टानों के बीच का जो निम्न नीचे धंसा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं प्लाया। क्या बोलते हैं? प्लाया। प्लाया प्रकार की क्या है? स्थलाकृति। ध्यान रहे प्लाया झीलें हैं, इसके अंदर वर्षा का जल भी एकत्रित होता है, उसको प्लाया झील के रूप में देखते हैं अपन, ठीक है। लेकिन बरसात की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए ये क्या है, मौसमी प्रकार की झीलें हैं, या बहुत ही अल्प काल के अंदर या अल्प समय के लिए इसमें जल रहता है, और जल रहता है अल्प काल के लिए, प्लस वाष्पोत्सर्जन क्षमता बहुत ही, भाई मात्रा उसकी बहुत अधिक है, इसलिए इसके अंदर बहुत लवणों की मात्रा होती है, ठीक है। लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसको बोलते हैं सेलिनास। क्या बोलते हैं इसको? सेलिनास। और यहाँ की जो नीचे की मिट्टी है उसको रेह या कलर बोलते हैं, रे या कलर, ठीक है। क्षारीय प्रकार की या एल्किन प्रकार की या इनकी तली पाई जाती है। तो अपने सबसे पहले देखा पेडिमेंट, उसके बाद पेडिप्लेन है, इंसेल वर्ग है, और कुछ चट्टानी या कठोर जो ऊपर उठे हुए भाग उसके बीच का जो निम्न क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाया है ये जब बड़े रूप में होते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक और गहराई में हो जाते हैं गर्त के रूप में, तो उनको बोलते हैं अपवहन गर्त बोलते हैं, ठीक है। जो गहरे प्लाया होते हैं या गहरे भाग में जिनका अपर्दन होता है तो उनको बोलते हैं अपवहन गर्त, ठीक है। प्लाया और अपवहन गर्त। जो निम्न बेसिन होते हैं उनको तो प्लाया बोलते हैं, जबकि बहुत अधिक गहराई के अंदर उनका अपर्दन हो जाता है तो वो गर्त का रूप ले लेते हैं और वो कहलाते हैं अपवान गर्त कहलाते हैं, ठीक है। और अपवान गर्त या उनको वात गर्त भी बोलते हैं। वात का अर्थ होता है हवा, वात गर्त, ठीक है। अपवान गर्त या वात गर्त। और इस प्रकार की चट्टानें जैसे वात गर्त के रूप में देखते हैं, ठीक है। और वो कोमल चट्टानें अपरदित हो जाती है और इस छिद्र के रूप में कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं वात छिद्र, वात छिद्र, ठीक है। तो किस प्रकार की स्थलाकृतियां देख रहे हैं? पवन से निर्मित अपरदित स्थलाकृतियां जिसमें पेडिमेंट है, पेडिप्लेन है, इंसेलबर्ग है, प्लाया है, अपवान गर्त है या वात गर्त है, या बहुत सारे छोटे छोटे वात गर्तों से जो जालीदार स्थलाकृतियां बनती है, किस प्रकार की? जालीदार, उनको वात छिद्र बोलते हैं, ठीक है। वात छिद्र है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ स्थलाकृतियां होती है जो कि रेतीले मरुस्थलों के अंदर होती है, लेकिन चट्टानी भाग है वो तो अपरदित न होकर के कुछ इस प्रकार से जो नीचे का कोमल चट्टान वाला भाग है वो अपरदित हो जाता है, और कठोर चट्टान है वो छाता के रूप में, ठीक है। या छत जो आप मशरूम देखा होगा आपने, छत्रक या गारा बोलते हैं, जिनको सारा मरुस्थल में गारा बोलते हैं, जबकि अन्य मरुस्थली भागों में उनको छत्रक बोलते हैं, ठीक है। छत्रक या गारा किस रूप में है? ये मशरूम, मशरूम प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको मशरूम स्थलाकृति बोलते हैं, ठीक है। मशरूम है। बाकी कुछ स्थलाकृतियाँ होती है जैसे कि यहाँ, जैसे ये सतही भाग है और यहाँ का जो ये पठारी भाग है और इसका ऊपर का भाग है जो टेबल के रूप में हो जाता है, तो इनको टेबल स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बोलते हैं? टेबल प्रकार की स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। इसके अलावा दो स्थलाकृतियाँ देखते हैं अपने,
एक है ज्यूगेन और एक है यारडांग। ठीक है, ये भी पवन से निर्मित अपरदित स्थलाकृति है। ठीक है ना, इसमें केवल अंतर है, एक क्षैतिज प्रकार की है जबकि एक लंबवत प्रकार की है। ठीक है, जैसे ही पवन के क्षैतिज रूप में, जिस प्रकार पवन की दिशा इस रूप में है और यहाँ से अपरदित होकर के इस प्रकार की स्थलाकृति बन गई। ठीक है, और पवन यहाँ से आसपास की चट्टानें हैं उनको अपरदित करके आगे कहीं निक्षेपित करेगी, तो इस क्षितिज रूप में स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं ज्यूगेन। जबकि पवन के समकोण के अंदर स्थलाकृति, ध्यान रखना आगे अपन बालू का स्तूप पढ़ेंगे, वो भी कुछ समकोण में है जबकि कुछ समांतर प्रकार के हैं, लेकिन वो किस प्रकार के होंगे, वो निक्षेपित प्रकार के। ये पढ़ रहे हैं अपन अपरदित प्रकार के। तो ये क्षैतिज प्रकार के जो स्थलाकृति के निर्माण होते हैं, चट्टानी भाग जो अपरदित नहीं होता है, जबकि पवन के क्या होते हैं, समांतर यानी कि क्षैतिज रूप में, वो क्या कहलाते हैं, जुगेन। और यारडांग है वो लंबवत रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, लंबवत रूप में, उनको यारडांग बोलते हैं। तो ये लंबवत रूप में, क्षैतिज और लंबवत रूप में, जुगेन से क्षैतिज, जुगेन क्षैतिज, जय जय से जय, ऐसे याद रखना। यारडांग है, एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। यारडांग प्रकार की स्थलाकृति जो कि लंबवत रूप में जो अपरदित होकर के निर्मित होती है, चट्टानी भाग होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां थी अपरदित प्रकार की। अब देखते हैं निक्षेपित प्रकार की। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कौन कौन सी स्थलाकृति पड़ी अपन ने अपरदित प्रकार की। सबसे पहले पर्वत की तली वाला भाग है जो कि पेडीमेंट कहलाता है, उसके ठीक जो प्लेन वाला भाग है उसको पेडी प्लेन बोलते हैं। कुछ जो इंसेलबर्ग बोलते हैं, जिन जो कि चट्टानी भाग है अपरदित नहीं होने के कारण स्तंभ के रूप में होते हैं, तो उनको इस इंसेलबर्ग बोलते हैं। उसके बाद प्लाया झीलें पड़ी, उसके बाद अफवान गर्त पड़े, अफवान गर्त के बाद अपने वात गर्त पड़े, और बहुत सारे वात गर्त है वो जालीदार स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, तो उनको वात छिद्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है दो प्रकार की स्थलाकृतियां जो अपरदित है, एक क्षैतिज प्रकार की है क्षैतिज, तो उसमें ज्यूगेन। ठीक है, और यारडांग प्रकार की है जो कि लंबवत, जो कि पवन के लंबवत प्रकार की स्थलाकृति से निर्मित होते हैं। ठीक है, या फिर टेबल नुमा स्थलाकृति बनती है तो वो पवन से निर्मित। अगली पढ़ते हैं पवन से निक्षेपित। पवन से निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण। तो निक्षेपित के अंदर अपन जब देखते हैं तो मुख्यतः एक तो जो मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल है, या फिर चीन, जो चीन का उत्तरी भाग है, वहाँ भी पवनें बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से तीव्र वेग से बहती है, और बहुत बड़े रेतीले भाग का जहाँ पीली मिट्टी है वहाँ निक्षेपित कर देती है और बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है। तो उसी क्षेत्र विशेष के आधार पर उसका नाम पड़ा लोयस, लोयस का मैदान, लोयस का मैदान। तो ऐसे मैदान का भी निर्माण, जैसे अपने बाढ़ का मैदान पड़ा था, ठीक है, तो कि वो प्रवाहित जल या नदी से निर्मित था। ठीक है, लेकिन हवा भी मैदानी भागों का निर्माण करती है, तो अपने साथ रेत यानी कि जो पुरानी जलोढ़ बांगड़ प्रकार की मिट्टी है उसको निक्षेपित करती है। तो सबसे मोस्ट जो भाग है वो है लोयस का मैदान। ठीक है, उसके बाद है बालू का स्तूप। ये तो एज ए मैदानी रूप है, और स्तूप है वो इस प्रकार के गुंबदाकार या कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। स्तूप आप देखते ही हो, बौद्ध धर्म संबंधित स्तूप जैसे इस प्रकार के बने, तो अपने भी इस प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां निर्मित होती है। किससे, पवन के जो निक्षेपण से, पवनों की गति धीमी होने के कारण जो कंकड़ पत्थर कहीं जाकर के निक्षेपित हो जाते हैं उनसे निर्मित। तो पहला तो अपने लोयस का मैदान पड़ा, यह लोयस प्रकार की स्थलाकृति है जो पवन से निक्षेपण से बनती है। दूसरी है स्तूप, और वो स्तूप किस प्रकार के हैं, तो सबसे पहला स्तूप पढ़ते हैं अपन बरखान। बरखान क्या है साहब, किस प्रकार की स्थलाकृति है, तो बरखान गाय के खुर के समान की स्थलाकृति यानी कि अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, बरखान होते हैं। ठीक है, या फिर पूछा जाता है गाय के खुर के समान स्थलाकृति क्या कहलाती है, किस प्रकार के स्तूप होते हैं, तो बरखान। ठीक है, जो कि चंद्राकार प्रकार के होते हैं, चंद्राकार रूप में इस प्रकार से। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि जो बरखान है इसकी भुजाएं होती है वो पवन की दिशा में होती है। ठीक है, किस रूप में होती है, पवन की दिशा के अंदर होती है। ठीक है,
और ये जो उत्तल ढाल है वो कम होकर के अवतल प्रकार का ढाल है वो तीव्र होता है। ठीक है, तो ये बरखान की विशेषता है। एक तो ये पवन की दिशा में इनकी भुजाएं होती है, ठीक है, और पवन की दिशा में बनता है, यानी कि समांतर प्रकार के है। ठीक है, एक प्रकार से समांतर प्रकार की इस्तेलाह करती है। ठीक है, बरखान। इनको अनुप्रस्थ प्रकार के, जैसे ये पवन है, पवन के समकोण पर इनका निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार की होगी? बरखान प्रकार की, जो कि अर्धचंद्राकार होती है। इसका अवतल ढाल है वो तीव्र प्रकार का होता है, जबकि उत्तल ढाल है वो तीव्र होता है। ठीक है, जो कि अंदर की ओर होता है। इनकी भुजाएं पवन की दिशा में होती है और समकोण पर निर्मित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप बोलते हैं बरखान को। ठीक है, और रेगिस्तान का जो रेगिस्तानीकरण है, जो इनका प्रसार है, वो सबसे अधिक मात्रा में करने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? तो वो बरखान है, यानी कि सबसे तीव्र गतिशील है। रेगिस्तानीकरण में सबसे अधिक योगदान किस प्रकार के बालू के स्तूपों का है? तो वो बरखान प्रकार के बालू के स्तूप है। ठीक है, ये किस प्रकार के हो गए? अनुप्रस्थ प्रकार के। इसके बाद देखते हैं दूसरा बालू का स्तूप, जो कि अनुदैर्ध्य बोलते हैं जिसको। अनुदैर्ध्य, ये पवनों के समांतर होते हैं। क्या होते हैं? पवनों के समांतर इनका निर्माण होता है। जैसे ये पवने हैं तो इस प्रकार के बालू का स्तूप हो जाएंगे, यानी कि पवन की दिशा के अंदर बनने वाले वो अनुप्रस्थ प्रकार के हैं, जो कि समकोण पर बनते हैं। और समकोण के एग्जाम्पल क्या है? बरखान प्रकार के इस्लाकृति। ठीक है, बरखान बालू का स्तूप। और अनुदैर्ध्य है, जो कि पवनों के समांतर गति करते हैं और समांतर दिशा में इनका निर्माण होता है। एक इस्लाकृति है वो है शीप प्रकार की इस्लाकृति है, जो ठीक बरखान की तरह ही होती है, लेकिन ये तो थी अनुप्रस्थ, यानी कि समकोण पर निर्मित होती है। और ये बालू का स्तूप है वो इस प्रकार से, यानी कि पवन की दिशा के अंदर इसका विस्तार होता है। ठीक है, यानी कि जो इनकी भुजाएं हैं वो पवन के सम्मुख होती है, जबकि इनकी जो बरखान की भुजाएं हैं वो पवन विमुख होती है। ठीक है, तो शीप प्रकार की इस्लाकृति, जो कि बरखान की ठीक है विपरीत अवस्था में होती है, शीप प्रकार की इस्लाकृति। ठीक है, और एक होती है पैराबोलिक। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वो भी पवन से निक्षेपित प्रकार की इस्लाकृति है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले बालू के स्तूप कौन से हैं? पैराबोलिक प्रकार की इस्लाकृति, पैराबोलिक प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो पवन से निर्मित इस्लाकृति थी, जो कि निक्षेपित प्रकार की, इससे ठीक पहले पढ़ी, जो अपरदित प्रकार की थी। और इससे ठीक पहले पढ़ी अपन ने जो सागरीय तरंग या धाराओं से निर्मित इस्लाकृतियां, जो कि अपरदित प्रकार की और निक्षेपित प्रकार की। ठीक है, धन्यवाद।